एक्सपेक्ट भी नहीं करता था कि मेरी जीआरएफ होगी, पता नहीं अनफॉर्चुनेटली हो भी गई। इसीलिए मैं बोला आपको कि यू फोकस ऑन योर ड्यूटी, फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट। सही बात है। तो और बहुत सारे हम लोग एक्सक्यूजेस देते हैं कि पेपर लीक हो रही है, वो बिल्कुल मे भी होती होगी, बट आई एम नॉट श्योर ना। आपके पास भी प्रूफ नहीं है कि पेपर लीक हो रही है। जो आपके पास है वो करिए। हाँ, तो जो आपके हैंड में है वो करिए। अब पेपर लीक भी हो रही है, जनरल से 175 लोगों की जीआरएफ हुई है, जिसमें मैं भी हूँ, तो उसमें आप भी आ सकते हो। एग्जैक्टली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के टॉपर स्टॉक सेशन में स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनवरी 2025 में जो आपके एग्जामिनेशन हुए उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपनी कड़ी मेहनत के बाद, परिश्रम के बाद इस एग्जामिनेशन को इतने हाई कट ऑफ के बाद भी जीआरएफ क्रैक किया है। और आज हमारे साथ ऐसे ही एक छात्र हैं जिन्होंने एक कंसिस्टेंट प्रिपरेशन के साथ में अपनी जितनी भी अड़चनें थी उनको देखते हुए भी, उसको झेलते हुए भी फिर रुके नहीं। जून में एग्जामिनेशन में जो कुछ भी हुआ आप सभी अच्छे जानते हैं, और उसके बावजूद भी इस दिसंबर वाले एग्जामिनेशन की अच्छे से प्रिपरेशन की और इस बार जीआरएफ क्रैक किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा प्रिंस को, जो हमारे साथ शेयर करेंगे उनकी प्रिपरेशन जर्नी को और कैसे उन्होंने तैयारी की, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आए और उनको ओवरकम कैसे किया, सो दैट ये सेशन जो है आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में भी। ओके, सो वेलकम प्रिंस टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। एंड सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा था, आपने कहाँ से मास्टर्स किया, ग्रेजुएशन किया और क्या क्या चीजें कर रखी हैं अभी तक। सर मैंने ग्रेजुएशन करा एन कॉलेज पटना से, जो कि मगध यूनिवर्सिटी में आती है विद इन बिहार। अच्छा। एंड देन आफ्टर आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी इन न्यू दिल्ली। और बीच में कुछ अनफॉर्चुनेट भी हुई फैमिली में, मेरी पढ़ाई छूट गई। अच्छा। तो फिर आया 2022 में मैंने इग्नू से मास्टर करा। देन आई आर लुकिंग फॉर सेकंड अल्टरनेटिव अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी। तो हाँ, प्लान बी, एज ए प्लान बी। तो फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, नेट के लिए थोड़ा सा अपने अंदर जिज्ञासा बढ़ाया। तो नेट फर्स्ट टाइम दिया था, आप ही का नोट्स पढ़ के सब्जेक्ट वाली। तो उसमें काफ़ी फैक्चुअल चीज़ अप टू डेट, मतलब अप टू मार्क थी। मतलब बेसिकली मुझे और कोई रिसोर्सेज देखना नहीं पड़ा पेपर 2 के लिए एक्चुअली। तो उसमें आपका ये लास्ट टाइम जून में दिया था, तो मेरा ऑफलाइन में 240 अबव मार्क्स बने थे, बट अनफॉर्चुनेटली दैट एग्जाम गॉट कैंसिल ड्यू टू पेपर लीक। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना एफर्ट उसमें लगाना छोड़ दिया, तो उसके कारण मेरे 220 मार्क्स हो गए। उसमें केवल मुझे नेट ही मिली। मतलब लास्ट एग्जामिनेशन नेट ही हो पाया। तो इस टाइम भी ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया था, वही मतलब रिवीजन किया था। हाँ, रिवीजन आपका नोट्स करा और पेपर 1 कहीं से यूट्यूब पे देख लिया। अच्छा। तो उसमें मेरे को अभी 240 मार्क्स बन रहे थे, लेकिन पता नहीं 234 मिले हैं। हाँ, मतलब वो तो कुछ वही करेक्शंस एकदम अप टू मार्जिन है, अप टू मार्जिन। बट ठीक है, जीआरएफ हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब वही है कि बाउंड्री लाइन पे, बट ये है कि इट्स लाइक 234 भी अभी ना हम लोगों को लग रहा है बड़ा छोटा स्कोर है, बट आई लाइक पर्सनली मुझे पता है क्योंकि आई एम मेंटरिंग द स्टूडेंट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर। ओके, और पिछले 5 सालों में ना लाइक कट ऑफ्स के आइडिया हम लोग होते हैं कि जैसे आज से 1.5 साल पहले जब मैं कट ऑफ स्टूडेंट्स को टारगेट देता था तो मैं सिंपल बोलता था 150 में से 105 क्वेश्चन को टारगेट करिए। अगर आपने पुरानी वीडियो देखोगे 105 क्वेश्चन टारगेट किया आउट ऑफ 150 और आपका जीआरएफ हो जाएगा। 105 में जीआरएफ होता था जनरल कैटेगरी। बट जिस तरीके से चेंजेस हुए हैं पिछले मतलब 1.5 साल में, तो अब मुझे नहीं लगता कि अब वापस कट ऑफ डाउन जाएगा अनटिल अनलेस एनटीए जो है कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करे, बिकॉज अभी तो फैक्ट पे खेल रहे हैं। तो फैक्चुअल चीजों में ऑब्वियसली बात है कि जहां पे कॉन्सेप्चुअल पार्ट बहुत सिंपल होता है और फैक्चुअल चीजें जो है जिसने थोड़ा सा रट लिया और जिसने थोड़ा सा टू द पॉइंट नोट्स पढ़ लिया, और स्पेशली नंबर ऑफ रिसोर्सेज बढ़ चुके हैं। जैसे कि आपने बताया कि ना कि नोट्स में वो सारी फैक्चुअल चीजें मिल जा रही हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो जिस स्टूडेंट ने वो स्ट्रक्चरली पढ़ा है तो उसको सीधी सीधी आसान लगेगा, और जिसने नहीं पढ़ा तो उसके लगेगा कि यार इतना कठिन पेपर आया। जैसे कि मुझे अच्छे से याद है कि जब कट ऑफ हमने वीडियोस रिलीज की तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक अपने तरफ से वो बैंटर आया कि इतना हाई कट ऑफ तो जा ही नहीं सकता, ये हो सकता। लेकिन सर बेसिकली आज के डेट में एक चीज और बताना चाहूंगा कि पढ़ने वालों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है, और जो पॉलिटिकल साइंस है, ह्यूमैनिटीज के एक एक्सट्रीम सब्जेक्ट है, जो कि बहुत लोगों ने ग्रेजुएशन में ही ऑप्ट कर रहा है, जो कि पॉलिटिकल साइंस के एक ब्रॉड सिनेरियो के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बट दे चूजिंग पॉलिटिकल साइंस एज देयर मेन स्ट्रीम, बिकॉज ये थोड़ी सी इमर्जिंग ट्रेंड में चल रही है सब्जेक्ट। उसके कारण बच्चे काफी इसमें पढ़ रहे हैं अभी। जो भी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है मोस्टली कोई ना कोई कंपटीशन की या थोड़ी सी कम लेवल पे सीडीएस है, उसके ऊपर मतलब वही सीएपीएफ, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, मोस्टली यही लोग अपना एकेडमिक सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट रखते हैं। तो इनमें काफी बच्चों की पढ़ने वाली तादाद है, और जीआरएफ नेट तो वही 1%, 6% वाले को नहीं है, तो कट ऑफ बेसिकली ऊपर जानी ही है। हम वो निगेटिव एस्पेक्ट को नहीं देखेंगे, पेपर लीक होती है वो होती है, वो फॉरगेट अबाउट इट, वो जो होना है होते रहेंगे। हमारा जो फोकस है कि अपना ड्यूटी पे काम करे, जो भी फॉरगेट अबाउट रिजल्ट। लेकिन मैंने सर आपका जो नोट्स पढ़ा, बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं शेयर कर रहा हूँ, आपकी बड़ाई कर रहा हूँ, बट इट इज
मतलब क्या बताऊं कि मेरे लिए ये गॉड ब्लेसिंग था, मुझे कहीं कुछ भी नहीं देखना पड़ा। हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस PSIR पढ़ा हुआ है, बट उसमें कुछ काफी चीजें कंसेप्चुअली है, जाता रहता है। जो अभी एनटीए का डिमांड है बिल्कुल फैक्चुअल है। कंसेप्चुअल तो होना चाहिए, उसके साथ साथ मतलब काफी बारीकी से फैक्ट्स पता होना चाहिए। IR के कई सारे फैक्ट्स, इवेंट्स, क्रोनोलॉजी सब कुछ पूछ दे रहे हैं। और मतलब कि कुछ कंसेप्चुअल है, जैसे इंडियन पॉलिटिक्स से अच्छा, पॉलिटी से अच्छी क्वेश्चन आती है, तो उसके लिए हम लोगों ने कई बार पहले से लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ है, तो उसमें कोई है नहीं। स्पेक्ट्रम भी पढ़ा हुआ है, जो चीज हिस्ट्री और पॉलिटी को ओवरलैप करती है। मतलब आई वुड से कि इन द लास्ट, मतलब जो पिछले 2-3 एग्जामिनेशन हुए उसमें थोड़ा जीके ट्रेंड ज्यादा बढ़ रहा है कंपैरेटिवली। एंड इसलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि जैसा प्रिंस बता रहे हैं कि थोड़ा सा फैक्ट ओरिएंटेड ज्यादा रहना पड़ेगा। और उसके लिए ये सोच के बैठा कि इतना कट ऑफ चले जाएगा, अगली बार कम हो जाएगा, नहीं। आप अपनी तैयारी बेस्ट लेवल पे कीजिए। जो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि यू हैव टू डू योर ड्यूटी instead of looking for the multiple excuses. Okay, वो था ना कि सक्सेस बताओ कब मिलती है, right, sir. कि when like let's say you have like your preparation is better than your excuses. Okay, नहीं तो कारण तो बहाने बहुत मिल जाते हैं कि इस बार कट ऑफ हाई चला गया इसलिए नहीं हुआ, पिछली बार पेपर लीक हो गया था इसलिए नहीं हुआ, तो आपको बहाने बहुत मिल जाएंगे। बट अगर सक्सेस पानी है तो शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी, और सपोर्ट के लिए है आपका। ऐसा नहीं कि आप अकेले मेहनत कर रहे हैं, आपके टीचर्स, आपके साथ जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो सब उतनी ही शिद्दत से मेहनत करें, और इसलिए सिलेक्शन होता है। चलिए अब मैं थोड़ा सा पेपर 1 की तरफ जाऊंगा, बिकॉज एक सबसे बड़ा टारगेट जो मुश्किल होती है, जहां तक मुझे भी पता है कि पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर 5-6 हजार स्टूडेंट्स भी अगर मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये होते हैं कि सर हाँ पेपर 2 में तो हमारा सेटिस्फाइंग गया है, बट पेपर 1 वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, और वो स्कोर उतना अच्छा नहीं जा पा रहा। जैसे मुझे अभी अच्छे से याद है कि कल परसों मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर पेपर 2 में तो मेरे 87 क्वेश्चन सही है आउट ऑफ 100, और उसके बाद पेपर 1 में थोड़ा से कम हो रहे हैं, तो वो एक अपने आप में स्ट्रगल है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एक बार थोड़ा सा आप बताइए कि एज पर योर, बिकॉज अगेन यू आपका यूपीएससी बैकग्राउंड भी है और थोड़ा सा एप्टीट्यूड चीजें आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, सो पेपर 1 में और क्या बेटर अप्रोच लेके चल सकता है कोई स्टूडेंट? सर पेपर 1 में बेसिकली 10 यूनिट्स हैं, वो हम सभी को पता है। तो कुछ चीजें जो यूनिट वाइज हैं वो बिल्कुल एप्टीट्यूड वाइज है। आप सिंस एकेडमिक, सिंस स्कूलहुड में क्या क्या पढ़े हो, जैसे पैसेज, DI वगैरह, सिंपल मैथमेटिक्स है, पैसेज है, अगर उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है थोड़ी सी उस पर काम करिए। जो थोड़ा सा साइड की चीजें, रिसर्च, एप्टीट्यूड वगैरह, या फिर हायर एजुकेशन में बिल्कुल फैक्ट्स रटने हैं, और कंप्यूटर वाले सेक्शंस में तो थोड़ी बहुत ही मतलब बेसिक कंप्यूटर की चीजें नॉलेज में होना चाहिए, अदरवाइज आप ऑप्शन देके एलिमिनेट कर लोगे। इनके लिए बेस्ट सोर्सेज मैं मानूंगा अब तक की सर पेपर 1 के लिए PYQ हैं। आप PYQ देखें, PYQ की ट्रेंड देखें, किस टॉपिक से आप PYQ देखेंगे तो आपको ये भी पता हो जाएगी कि पेपर 1 में कंप्यूटर की क्वेश्चंस में कौन सी ज्यादा रिपीट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एब्रिविएशन वाले क्वेश्चंस हैं, एब्रिविएशन हो गया, वो आता ही है, रैम का, रोम का, मतलब मेरा भी कनेक्शन छूटा हुआ है पेपर 1 से काफी लंबे टाइम से, बट ये कि एक टेंडेंसी पता है कि कंप्यूटर साइंस में अगर आपको 5 क्वेश्चन अभी 1-2 बार से हायर एजुकेशन भी कोई PYQ देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। अभी बहुत सारे गवर्नमेंट की प्लान चल रही है स्वयं प्रभा टाइप से, ये सब की क्या क्या इश्यूज हैं, क्या उसमें कंपोजिशन है, थोड़ी बहुत इस पे स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाइए जो भी न्यू ट्रेंड में है, और इसके लिए PYQ मोस्टली प्रैक्टिस करिए। और जो भी आपकी जैसे रिसर्च में टाइप ऑफ रिसर्च, एरर, कम्युनिकेशन, सैम्पलिंग, ये सब बेसिक उसके टॉपिक होते हैं विद इन रिसर्च, तो आप थोड़ा सा उनको 1 by 1 करके खत्म करो, उस पर PYQ लगाओ। और जहां भी इशू आ रहे हैं, यूट्यूब में कई सारे मल्टीपल्स वीडियो मैराथन डाले हुए हैं, एक से हमारे प्रद्युमन सर के जैसे कई सारे एजुकेटर ने डाला हुआ है, आप उसको भी देखेंगे तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और अगर लग रहा है कि सोर्सेज के 2 तरीका होता है, जैसे कि एक प्रिंस ने बताया कि बहुत स्ट्रेटेजिकली आपने PYQ उठाए और उससे टारगेटेड प्रिपरेशन की। इफ यू फील लाइक यार वो आपसे नहीं हो पा रहा, ठीक है, एक तो वैसे करना चाहिए, बहुत सिंपल है, पेपर में इतना टिपिकल टास्क नहीं होता अगर आप प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। इफ यू फील लाइक कि अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, ओके, अगर आपको लग रहा है कि आपका एप्टीट्यूड लेवल उतना कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव का नहीं है, सो फिर आपको पेपर 1 में क्लासेस भी हैं, प्रीति मैम की क्लासेस है, तुलिका मैम की क्लासेस, वो स्ट्रक्चरली चीजें ऑलरेडी कवर करवा रही हैं। तो मेरे हिसाब से एक पेपर 1 जो एक बहाना बन गया ना कि मेरा JRF ना होने का बहाना पेपर 1, उसको छोड़ दीजिए प्लीज, उसको उसके लिए काम कर लीजिए। बिकॉज ये जो साइकिल है ना यूजीसी की, बार बार हर 6 महीने में तैयारी, हर 6 महीने में तैयारी, आपका भविष्य खराब करिए। बिकॉज इसके आगे आपको बहुत मेहनत करनी है। फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर यू हैव टू वॉक ए लॉन्ग पाथ, ओके। अभी बहुत कुछ रिसर्च पेपर लिखने सर आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और PhD के लिए हम लोग बेसिकली वो रिसर्च या टीचिंग एप्टीट्यूड तो अपना डेवलप ही होना चाहिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो तो लोगों को पता होना चाहिए। और रिसर्च करने जा रहे हो, टाइप ऑफ रिसर्च यही नहीं पता रहेगा तो हाउ डू यू अप्लाई रिसर्च इनटू PhD? तो वो बहुत जरूरी है। ये तो आपका एप्टीट्यूड डेवलप होना चाहिए विद इन ब्लड। नेगलेक्शन होता है कि स्टूडेंट का होता है ना कि अपने पेपर पे थोड़ा ज्यादा कमांड होता है, तो वो मजा आ रहा होता है उसको पढ़ने में, और पेपर में लगता है कि ठीक है बाद में देख लेंगे, तो वो बाद में क्या होता है आपका रिजल्ट खराब कर देता है। और इसलिए
डेली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा पढ़िए, डेली 1 या 1.5 घंटा भी अगर आप लेके चलेंगे ना, मतलब 1.5 आवर इज मोर देन इनफ। आने वाले वक्त में आपको जून के एग्जाम में भी कम से कम 100 दिन से प्लस है, 100 दिन भी अगर आप 1.5 घंटे पढ़ेंगे, आई कैन गारंटी यू दिस थिंग, 50 में से 40 क्वेश्चन आपके सही होंगे, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर क्रैकिंग द एग्जामिनेशन। ओके, चलिए, तो आखिरी में मैं प्रिंस को एक बार फिर से बधाई दूंगा, और आप प्रिंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जो भी, बिकॉज प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है, आप जिसको भी क्रेडिट देना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, जिसने भी आपको प्रिपरेशन में हेल्प की हो, उनको आप क्रेडिट दे सकते हैं, एंड उसके बाद वी विल बी सर, अपना लाइफ में तो पेरेंट्स और गुरु का बहुत ज्यादा योगदान रहती है, और इसके साथ साथ मेरे एक कजन और 1-2 फ्रेंड भी हैं जो BHU से PhD वगैरह कर रहे थे, मास्टर वगैरह, तो उस टाइम पे मुझे पता चली कि ये नेट भी होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर एज ए सेकेंड अल्टरनेटिव भी आप रख सकते हो। देन आफ्टरवर्ड्स आई अप्लाइड फॉर नेट एंड लुकिंग फॉर नेट, हाउ टू क्रैक इट। तो मैंने उसमें PYQ वगैरह देखा, ट्रेंड को समझा, और मीनवाइल सर की नोट्स मिल गई, तो मेरे लिए बहुत आसान लगा। फर्स्ट टाइम तो थोड़ा बहुत पढ़ा भी था, इस टाइम बिल्कुल मैं 4 दिन पढ़ा हूँ, बाय गॉड स्वेयर, मैं झूठ नहीं बोलता है, 4 दिन पढ़ा। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता था कि मेरी JRF होगी, पता नहीं अनफॉर्चुनेटली हो भी गई। इसीलिए मैं बोला आपको कि यू फोकस ऑन योर ड्यूटी, फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट। ये सही बात है। तो और बहुत सारे हम लोग एक्सक्यूज देते हैं कि पेपर लीक हो रही है, वो बिल्कुल मे भी होती होगी, बट आई एम नॉट श्योर ना, आपके पास भी प्रूफ नहीं है कि पेपर लीक हो रही है। जो आपके पास है वो करिए। हाँ, तो जो आपके हैंड में है वो करिए। अब पेपर लीक भी हो रही है, जनरल से 175 लोगों की JRF हुई है, जिसमें मैं भी हूँ, तो उसमें आप भी आ सकते हो। एग्जैक्टली, सब लोग आ सकते हैं। आप कट ऑफ का बहाना, मतलब जिन लोगों ने भी, ऐसा नहीं कि 1-2 लोगों ने उस कट ऑफ को क्रैक किया, 175 इट्स अ बिग नंबर, डेफिनेटली उन्होंने प्रिपरेशन की होगी और सही तरीके से प्रिपरेशन की होगी। लास्ट में बस एक छोटा सा और सवाल है, जो नोट्स के बारे में आप बता रहे थे, तो नोट्स में एक्चुअली होता क्या है, नोट्स में तो कंटेंट काफी कॉम्प्रिहेंसिव होता है, तो उसको एक होता है रिवीजन के टाइम हमको, बिकॉज जैसे आपने बोला फैक्चुअल चीजें ऑलमोस्ट वहां पे है, तो जब हम रिवीजन पे आते हैं, तो देखिए, अगर मैं नोट्स बोलूंगा 10 यूनिट्स के नोट्स कम से कम इतने हो जाएंगे, अगर प्रिंट आउट भी करवा के निकल के आता है, 10 यूनिट्स हैं, हर चैप्टर के, हर टॉपिक्स के मैं नोट्स देता हूं, तो उसमें से फिर आपने उसको सिंक्रोनाइज करके उसको लिमिटाइज कैसे किया जो रिवीजन में काम आ सके? हाँ सर, उसमें एक बेसिकली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, उसमें आपकी देखने को बस लेंदी है, 10 यूनिट्स है, लेकिन जो PSIR बैकग्राउंड है, हम लोग जैसे लोग के लिए तो कंसेप्ट तो पता है, बस फैक्चुअल चीजें पढ़नी है कि इनकी कौन सी बुक है, कब कब लॉन्च हुई है, ईयर थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और मैं उनके लिए बोलूंगा जो बिल्कुल इस फील्ड के लिए नया है, ग्रेजुएशन कर रहे हो या मास्टर में हो, या कुछ ज्यादा पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड नहीं हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है ज्यादा, तो उनके लिए क्या है कि नोट्स को पहले 1-2 बार पढ़े आप, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन, पेज बाय पेज पढ़े 1-2 बार। तीसरी बार में आप वो चीजें अंडरलाइन करो जो कि लगता है कि नहीं, ये कार्ल मार्क्स की ये थ्योरी, लेबर सरप्लस थ्योरी, ये प्रोलेटेरिएट क्या होता है, उसमें ये क्या होती है, कुछ चीजें को आप अंडरलाइन करो, ताकि आगे चल के रिवीजन करते समय याद रहेंगी। और जो भी एक भी थिंकर की बुक्स हैं, वो तो आपको बिल्कुल एक आइडिया होना चाहिए कि इस टाइम पे ये वाली बुक आई थी, इस टाइम पे ये वाली बुक आई थी, एक क्रोनोलॉजी माइंड में सोचो। आप ग्राउंड में भी जा रहे हो 1 घंटे, तो वैसा थोड़ा सा माइंडसेट बनाओ कि नहीं ये उसमें पढ़ा था, ये इसमें था, ये ग्रामसी की बुक है, ये JS मिल की अलग अलग है, ओमेन पे उसकी भी एक बुक थी, लॉक की भी एक बुक थी, रूसो की क्या बुक थी, ओमेन पे क्या थी, तो ऐसे आपको कोरिलेट करना पड़ेगा और थोड़ा सा एटीट्यूड आपको बनाना पड़ेगा। और मैं सारे एस्पिरेंट को बोलूंगा कि 1 घंटा आपकी सुबह ग्राउंड में होने चाहिए, आप गेटअप अर्ली, थोड़ा सा फिजिकली बॉडी फिट रहती है, तो आपका माइंड भी फिट रहता है। सो आई वुड से कि कहीं ना कहीं जो जितनी भी प्रिंस से बात हुई, एक चीज समझ में आ रहा है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक ना संबंध बनाना पड़ेगा आपको इस सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। जैसे कि वो बोल रहे हैं ना कि पूरे टाइम आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है, तो एक वो कहानी, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ एक जिम्मेदारी है तो बस मुझे पढ़ लेना, नहीं, वो जिम्मेदारी नहीं है, वो आपका कैरियर है, वो आपको एक आगे का रास्ता बिल्डअप करके दे रहा है। अच्छा खासा PhD का, मतलब जो रिसर्च करने पे इतना अच्छा पैसा गवर्नमेंट देती है, बहुत अच्छा होलसम अमाउंट है इस कंट्री में। अभी दिल्ली में सर अप्रोक्स 50,000 पर मंथ है स्टाइपेंड, वो पहुंच रहा है स्टाइपेंड 40-50,000 बहुत। और जो भी इस कंटेंट हम लोग को पढ़ना है इस जर्नी में, सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के इर्द गिर्द में है। रिसर्च भी काम आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड, हाउ टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट, प्रोफेसर, योर पीयर गाइड, डिबेट, सब कुछ आपके रिलेवेंट है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि अदर चीजें पढ़ने हैं, जैसे UPSC में तो बहुत कुछ पढ़ने होते हैं जो कि बाद में काम की चीजें भी नहीं होती। इसमें सारे की सारे चीज 10 यूनिट्स दिख रहे हैं, लेकिन वो सब आपके काम की है, आगे चल के पढ़ाने भी है आपको। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, इंटरव्यू दोगे हैदराबाद यूनिवर्सिटी, आपको पता ही नहीं है हैदराबाद यूनिवर्सिटी कब बनी है, BHU कब बनी है। थोड़ा सा एक हायर एजुकेशन यही ओवरव्यू देती है, रिसर्च टॉपिक ये व्यू देती है, किस टाइप की रिसर्च किस में लगानी है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च, सैम्पलिंग कैसे करने हैं, आपको सब कुछ रिलेवेंट ही पढ़ने हैं आपको। चलिए, बहुत शानदार। तो बस मैं यही कहूंगा कि नजरिए अगर आपके अच्छे होंगे ना, तो नज़ारे बदल जाएंगे, नहीं तो समस्या के रूप में लगता रहेगा कि इतना बड़ा सिलेबस है, पेपर 1 क्यों पढ़ रहे हैं, पेपर 2 में ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या यूटिलिटी है। बट वही है कि एक नजरिया आप बदल लेंगे, जैसे कि प्रिंस ने अपना बदला, तो आपको JRF की सफलता मिल जाएगी। आज प्रिंस यहाँ बैठे हैं और मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है कि आगे PhD वगैरह भी आप परस्यू करेंगे और साथ साथ जो है अपना JRF जो आप अचीव किया है। सो कांग्रेचुलेशंस वंस मोर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। कांग्रेचुलेशंस।